तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट रॉड के कारण। क्लियर है ये चीज़? हाँ, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है उसे जाके प्लीज़ एक बार देख ले, तो ही आगे हम लोग बढ़ पाएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइनाइट रॉड के कारण। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने को देख रखा था हम लोगों ने, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, फाइनाइट रॉड के कारण। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, किसी फाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है और कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसे हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, इससे मेनली जो क्वेश्चंस बनता है आप लोगों का जेई के एडवांस पे बनता है। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चंस बनेगा, तो इस वाले वीडियो को अच्छे से देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन के आता है आपका एडवांस के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। फाइनाइट रॉड के कारण किसी पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, समझिए, जैसे हम बोले ये मान लीजिए एक रॉड है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक रॉड दिया हुआ है। इस रॉड के कारण हम लोगों को इस वाले पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। क्लियर है ये चीज़? अब जरा सोचिए, इस वाले पॉइंट पे हम लोग को इस फाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, जबकि हम लोग क्या बोल दिए, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। कितना गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, जो डेरिवेशन बताने वाले अभी आप लोगों को, ठीक है, वो डेरिवेशन ढंग से देखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो पूरा एग्जैक्ट डेरिवेशन का काम आएगा। अगर डेरिवेशन आप लोगों को पता नहीं है तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इस वाले डेरिवेशन से हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बताने वाले हैं। जो भी कंक्लूजन बोलते जाएंगे आप लोग उसे नोट करते जाए। ठीक है, साथ में देखिए ध्यान से, हम क्या बोले कि फाइनाइट रॉड है। ठीक, ये फाइनाइट रॉड है। अब इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, मान लेते हैं ना, ये फाइनाइट रॉड का इस वाले एंड से इसको ज्वाइन कीजिए और इस वाले एंड से इसको ज्वाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? क्यों कर रहे हैं बताते हैं। मान लेते हैं ना, ये परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर एंगल जो है ये कितना बन रहा है आपका, θ1 बन रहा है, और परपेंडिकुलर लाइन से नीचे कितना एंगल बन रहा है आपका, θ2 बन रहा है। क्लियर है ये चीज़? और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है आपका, d दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज़? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ये सोचिए, तो ये फाइनाइट रॉड है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ये एलिमेंट लेते हैं रॉड का, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे लेते तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ लेते तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ लेते तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ लेते तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्या हर बार वो डिस्टेंस चेंज होगा? यहाँ से लेंगे तो कुछ और डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हर बार डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा हमारा। ठीक है, अब अगर हर बार डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट उठा लेते हैं, उसके कारण हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेते हैं और उसको फर्दर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ना हम लोग यहाँ से ऊपर y के डिस्टेंस में छोटा सा एलिमेंट dy मान लेते हैं लेंथ का। क्लियर है ये चीज़? अभी dy के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहा होगा वो कैसे रहा होगा, ध्यान से अगर सोचे तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे कुछ जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे ही जा रहा होगा ना, यहाँ एक्सेस अगर चुन लें हम लोग तो ये समझ में आ रहा है, ये ऐसे ही जा रहा होगा। अब जरा सोचिए यहाँ पे, ठीक है, ये d था और यहाँ से y के लेंथ में छोटा सा एलिमेंट हम लोग कितना मान लिए, dy मान लीजिए। तो इस dy के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत छोटा सा आएगा, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे, de बोल दे रहे।
कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये अगर θ1 था, ठीक है, ये अगर θ1 था आपका, ठीक है, ये मान लेते एंगल कितना बन रहा होगा हमारा, θ एंगल बन रहा होगा। क्लियर है ये चीज़। यहाँ से जो ये वाला ज्वाइन की एंगल कितना बन रहा है, θ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से θ के एंगल पे जाके हम लोग क्या बोलेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ से θ के एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट dy लिए, यहाँ से y के लेंथ पे जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अगर ये θ है तो ये एंगल भी क्या हो रहा होगा हमारा, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो रहा होगा हमारा, θ हो रहा होगा, ठीक है। ये θ है तो ये वाला चीज़ क्या आ जाएगा हमारा, DE cos θ आ रहा होगा, और ये क्या आ रहा होगा हमारा, DE sin θ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस डी का दो कंपोनेंट दिखा, एक हम लोगों को दिखा कॉस वाला कंपोनेंट और एक हम लोगों को दिखा साइन वाला कंपोनेंट। एक एक्स एक्सेस की ओर जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है हमारा, वाई एक्सेस की ओर जा रहा है। क्लियर है ये चीज़। एक जा रहा है हमारा एक्स एक्सेस की ओर, एक वाई एक्सेस की ओर, ठीक है। तो दोनों को कुछ नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। हम लोग ई एक्स और ई वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ई एक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सेस और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सेस, लेकिन हम नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समझिएगा, अगर ये रॉड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ई कॉस थीटा इधर आ रहा है, लेकिन रॉड को अगर ऐसे कर दे, एक्स एक्सेस की ओर कर दे, तो वो वाई की ओर चल जाएगा, ठीक है। आए ये चीज समझ में। सिमिलर चीज देखिए, अगर ये ऐसे रॉड रखा हुआ है तो डी ई कॉस थीटा किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन अगर इस वाले को रॉड को हम लोग ऐसे रख दे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बोलने से ज़्यादा अच्छा वाला बात है, हम लोग क्या बोल दे रहे, ई परपेंडिकुलर बोल दे रहे, डी ई परपेंडिकुलर। क्लियर है चीज़। और इसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, डी ई पैरेलल बोल दे रहे। आया समझ में, यहाँ तक डी ई पैरेलल बोल दे रहे, मतलब इस रॉड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रॉड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। फिर एक बार इस फिगर को हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या किए, एक फाइनाइट रॉड था, इसके कारण इस पॉइंट पे हम लोग को क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना था। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से y के डिस्टेंस में जाके एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लिए dy। क्यों लिए भाई, क्योंकि हर जगह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, इसलिए छोटा सा एलिमेंट लिए और इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये dy अगर हम लोग लिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इस dy के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस वाले डायरेक्शन में आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज़। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है। और मान लेते हैं ना, यहाँ से कितने एंगल बना रहा होगा ये डी वाई वाला एलिमेंट, थीटा एंगल बना रहा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा, यहाँ से ये पूरा एंगल कितना है, θ1, और ये पूरा एंगल कितना है, θ2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक समझ में, ठीक। तो हमारा जो ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आया, ये आया डी परपेंडिकुलर और डी पैरेलल। हम प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताए हुए थे ये भी कि अगर दो डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आए, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक रॉड का कंसेप्ट देखा था, एक ऐसा रॉड था, इसके कारण हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, ठीक है। यहाँ पे जितना रॉड का कंपोनेंट ले रहे थे, सब रॉड के कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रहा था। क्लियर है ये चीज। इसीलिए हम लोग सिंपल एक का लेके इंटीग्रेट कर दिए थे, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही था। लेकिन इस वाले में एक रॉड के कंपोनेंट के कारण, एक एलिमेंट्री रॉड के कारण या एलिमेंट्री चार्ज रॉड के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो दो डायरेक्शन में आ रहा है। एक तो आ रहा है आपका ये ई परपेंडिकुलर वाला, और एक आ रहा है आपका ई पैरेलल वाला टू द रॉड। क्लियर है ये चीज। हम लोग ये क्या बोल देंगे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द रॉड। लिखना है तो आप लोग इस चीज को लिख भी लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो कंपोनेंट आ रहा है, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। आया बात समझ में, दोनों को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर हमारा फाइनली क्या आ रहा है। आया यहाँ तक समझ में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो सब कुछ हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो डी वाई एलिमेंट लिए है, इस डी वाई पे चार्ज कितना रहा होगा, बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत कम रहा होगा, डी क्यू बोल दे रहे हैं। तो जो डी क्यू चार्ज रहा होगा वो क्या रहा होगा, लैम्डा इंटू डी वाई रहा होगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो डी क्यू चार्ज होगा वो कितना होगा भाई, लैम्डा इंटू डी वाई तो होगा ना। अब इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहाँ पे चार्ज कितना रखते थे, यूनिट कूलम का, मतलब यहाँ यूनिट कूलम चार्ज है। तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोगों को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब भाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेना है, ठीक है। जरा सोचिए, ये डी है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या होगा, ये आपका डी सेक थीटा आ जाएगा, डी सेक थीटा आएगा। ये डी है, ये थीटा है, तो ट्राइंगल लगाएंगे तो ये डी सेक थीटा आ जाएगा ना। जरा सोचिए इस चीज को, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो ये थीटा है, ये वाला चीज डी है,
तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बेस बाय कॉस थीटा, और बेस कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी बाई कॉस थीटा, और ये क्या आएगा डी सेक थीटा आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये डी सेक थीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी सेक थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, ठीक। अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जहाँ पे डी क्यू का वैल्यू हम लोग पुट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो डी क्यू का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हम लोग को दिखेगा क्या यहाँ पे, डी ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे आ गया भाई हम लोगों को देखने पे क्या के आया, ठीक है। चलो के कांस्टेंट है, लैम्डा आया जो वो भी कांस्टेंट है, डी वाई क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। डी वाई क्या है, वेरिएबल है, और थीटा भी क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल आ जा रहा है, ठीक है। और जहाँ दो वेरिएबल आ जाए वहाँ का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक वेरिएबल में रिप्लेस करने का। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डी वाई को रिप्लेस करते हैं। अगर हम लोग ध्यान से इस वाले ट्राइंगल को देखें, इस वाले को ट्राइंगल को देखो तो ये डी था, ये पूरा डिस्टेंस डी था, और ये क्या था, वाई था, यहाँ y बोल सकते हैं। तो ये d है और ये y है, तो टेन थीटा का अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आ रहा होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d टेन थीटा, कोई दिक्कत। दोनों तरफ अगर हम लोग इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, खुद के रिस्पेक्ट में, तो क्या नहीं रहेगा, डी वाई इज इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और डी वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई, ठीक है। इस डी वाई का वैल्यू को उठा के इस वाले में पुट कर दे रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को डी मिल जाएगा। तो डी इज इक्वल्स टू क्या दिखेगा हम लोग को, के लैम्डा इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा कटा, डी से डी कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या नजर आएगा फाइनली, डी इज इक्वल्स टू के लैम्डा इनटू डी थीटा बाई डी। क्लियर है ये चीज़, डी का वैल्यू निकल गया। अब जैसे ही हम लोगों को डी का वैल्यू पता चल चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो आराम से हम लोग अब किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डी का वैल्यू जैसे ही पता चल गया है तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं आपका डी परपेंडिकुलर और डी पैरेलल, ठीक है। तो डी परपेंडिकुलर और डी पैरेलल कितना आ रहा होगा, इधर हम बताते हैं, समझिएगा इधर, ठीक है। जो डी ई परपेंडिकुलर आ रहा होगा, डी परपेंडिकुलर हम लोग को कितना दिख रहा है भाई, डी कॉस थीटा दिख रहा है, क्या दिखा है, डी कॉस थीटा दिखा। बस इसी को क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ काम जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, लिमिट हमारा क्या होगा, ठीक है। जरा सोचिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, इस वाले चीज पे ध्यान से सोचिएगा। तो ये लाइन वेरिएबल है, यही ना डिफरेंट एलिमेंट को चूज करेगा। ये लाइन यहाँ है तो ये एलिमेंट इस डी वाई को चूज करा, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ का डी वाई को चूज करेगा, यहाँ पे आएगा तो इस डी वाई को चूज करेगा, तो यहाँ आएगा तो इस डी वाई को चूज करेगा। एक्चुअली जो वेरिएबल आ रहा है देखिए यहाँ पे के टू कॉन्स्टेंट है भाई, लैम्डा कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, बचा क्या, थीटा वेरिएबल आ रहा है, ये थीटा वेरी करेगा, मतलब थीटा का लिमिट पुट करना है। तो एक्चुअली ये लाइन स्टार्टिंग में क्या होगा, इस रॉड के इस वाले एंड पे होगा, और इस एंड से ऐसे कवर करते 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 कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये रॉड यहाँ पे, ये लाइन जो है यहाँ पे होगा, और यहाँ से कवर करते करते यहाँ तक जाएगा। ध्यान से अगर हम लोग सोचें तो ये थीटा का जो वैल्यू है वो वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा होगा ये, ठीक है। थीटा का जो वैल्यू है वो एक्चुअली जो है वो वेरी कहां से कहां कर रहा होगा, ये नीचे पहले जाएगा थीटा 2 में, ये स्टार्टिंग में कहां रहेगा, थीटा 2 में रहेगा। ध्यान दीजिए कहां रहेगा, थीटा 2 में। अब थीटा 2 से कहां जाएगा, ऐसे 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 थीटा 1 तक जाएगा, ठीक है। इनिशियली ये रॉड ऐसे है, मान लीजिए लाइन ऐसे है, ठीक है, यहाँ थीटा 2 आया, ये लाइन ऐसे, अगर ऐसे रहता तो थीटा का वैल्यू 0, अब नीचे जा रहा है तो 0 से क्या होगा, ये माइनस थीटा 2, और ऊपर जाएगा तो प्लस थीटा 1। क्लियर है ये चीज, मतलब अगर ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो नीचे वाला एंगल क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये इंटीग्रेशन होगा माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 के लिए। फिर से एक बार हम समझा दे रहे इस चीज को, ये लाइन यहाँ रहा, ये देखिए अभी एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा आप लोग को दिख रहा होगा, ये लाइन ऐसे रहता तो 0, नीचे गया तो माइनस थीटा 2, ऊपर गया तो प्लस थीटा 1। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो -θ2 से ये कहाँ जाएगा, θ1 के लिए जाएगा। चलो भाई इस वाली चीज को हम लोग क्या करें, अब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, लिमिट विमिट पुट करके चलो इंटीग्रेट करते हो। डी इंटीग्रेशन का परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आएगा, डी का वैल्यू पुट कर दे यहाँ से, ये आ जाएगा आपका k λ/d इंटू cos थीटा डी थीटा, ठीक है, -θ2 से लेके θ1 के लिए। क्लियर है ये चीज। तो डी परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन हम लोग बोल दे रहे हैं, ये ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, मतलब टोटल परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बाहर क्या आएगा, k λ/d बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, cos थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट -θ2 से लेके θ1, -θ2 से लेके θ1। क्लियर है ये चीज। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, sin थीटा होता है, समझ में हम लोगों को आ गया और ये याद भी है। चलिए cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे sin थीटा हो गया, लिमिट -θ2 से लेके θ1 के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ गया, k λ/d अपर लिमिट sin θ1 माइनस साइन ऑफ -θ2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब ऐसा कुछ आ रहा होगा, ये माइनस साइन का बाहर निकलेगा और प्लस बन जाएगा, तो ई परपेंडिकुलर जो आएगा ये क्या आएगा, k λ/d, अंदर बचेगा आपका साइन θ1 प्लस साइन θ2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग क्या किए, ई परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग डी क्यू फाइंड किए, डी फाइंड किए, फिर जाके यहाँ दिखा हम लोग को 2 वेरिएबल, तो उसको एक वेरिएबल में चेंज किए थीटा के टर्म्स में। क्लियर है ये चीज। थीटा के टर्म्स में चेंज जैसे ही किए तो हम लोग को पता है ई परपेंडिकुलर तभी निकलेगा जब हम लोग परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को क्या करें, इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना आ रहा था हमारा, डी cos थीटा आ रहा था, उस वाले को इंटीग्रेट करने पर हम लोगों को फाइनली क्या नजर आया कि जो लिमिट लेना है वो कहाँ से लिमिट लेना है, हम लोगों को -θ2 से लेके -θ1 के बीच का लिमिट को सेलेक्ट करना है हम लोगों को। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पे -θ2 से लेके θ1 के बीच का लिमिट को रख डाले, फाइनली उसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आया, k λ/d sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है, जो कि किधर आ रहा होगा डायरेक्शन, इधर देखिए ऐसे आ रहा है डायरेक्शन ई परपेंडिकुलर का, रॉड है ये, रॉड से इधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अवे जा रहा है। क्लियर है। वो हमारा निकल गया ई परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे ई परपेंडिकुलर हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है, तो अगला हम लोग फाइंड करते हैं क्या, यहाँ पे ई पैरेलल को, ठीक है। ई पैरेलल कितना आ रहा होगा इसे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। समझिए इधर इस वाले को नोट कीजिए, हम ई पैरेलल यहाँ पे फाइंड करना आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसी में ई पैरेलल सिखा देते हैं, इतने टर्म को रहने देते हैं, इसको हटा रहे हैं हम। जो ई पैरेलल आ रहा होगा, डी ई पैरेलल, ठीक है, वो कितना आएगा भाई, वो आएगा हमारा डी साइन थीटा। क्लियर है। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट -θ2 से लेके θ1। क्लियर है। तो यहाँ से डी ई पैरेलल का जो वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू पुट करने पे दिखेगा हम लोग को -θ2 से लेके θ1, यहाँ k λ/d इंटू साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से डी पैरेलल का वैल्यू आ जाएगा ई पैरेलल इक्वल्स टू k λ/d, अंदर साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाना है आपका -cos थीटा, -cos थीटा -θ2 से लेकर θ1। क्लियर है। तो ई पैरेलल का वैल्यू क्या आएगा, k λ/d, अंदर बचेगा हमारा, अगर माइनस आ गया तो क्या करते हैं हम लोग, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो cos -θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से दिखेगा हम लोग को ई पैरेलल का वैल्यू k λ/d, अंदर क्या दिख रहा होगा, -θ2 है ना, cos इसको पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेगा, तो क्या आ गया यहाँ पे cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, ये आ गया हमारा ई पैरेलल का फाइनल वैल्यू। ठीक है, इस वाली चीज को नोट करें तो हम कुछ कंक्लूजन्स को आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाले हैं। फिलहाल इसको हटाते हैं। जो डेरिवेशन हम जैसे किए, ठीक है, सारा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को याद होना चाहिए ढंग से, वो भी तो देखिए हमारा फिगर कैसा था, कुछ ऐसा था। ये परपेंडिकुलर लाइन ये था, डी डिस्टेंस था, इस पॉइंट पे निकालना था, तो ये ज्वाइन किए थे, ये ज्वाइन किए थे। ठीक है,
ये एंगल ऊपर चले थे तो आया था हमारा θ1 और ये एंगल नीचे चले थे तो आया था हमारा θ2। क्लियर है? इसके कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक ऐसे आया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा होगा, एक आ रहा होगा आपका इधर की ओर। क्लियर है? इधर आ रहा होगा, इसको क्या नाम दिए थे हम लोग? ई परपेंडिकुलर। और एक इधर आया था, इसको क्या नाम दिए थे हम लोग? ई पैरेलल। ठीक है, तो ई पैरेलल जो आया था वो कितना आया था? डायरेक्शन देखिए इसका नीचे है और इसका जो वैल्यू आ रहा था वो यहाँ पे हम लोग निकाले हुए कि λ/d इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 आया था। और ई जो परपेंडिकुलर आया था वो क्या आया था? k λ/d इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ऐसा कुछ आ रहा था। क्लियर है ये चीज़? फाइनल फॉर्मूला ऐसा आ रहा था। ठीक है, मैटर यहाँ पे करता है खास करके डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लोगों को ढंग से याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, ठीक है, कि फिगर कुछ भी दे दे तो हम लोग उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। जैसे एक इलस्ट्रेशन हम समझाने वाले हैं, इस वाली चीज़ को पहले ध्यान से आप लोग देख ले। ठीक है, जो डायरेक्शन आ रहा है ई परपेंडिकुलर का वो किधर की ओर आ रहा है? वो ई परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन हम बता रहे हैं आप लोगों को। पॉइंट पहला तो ये याद रखें कि ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है और कैसे आ रहा है। अगर ये रॉड का चार्ज कितना था? लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा कैसा जाता? पॉजिटिवली लीनियर चार्ज डेंसिटी या नेगेटिवली लीनियर चार्ज डेंसिटी? ये लैम्डा दिख रहा है तो पॉजिटिवली लीनियर चार्ज डेंसिटी रहा होगा, अदरवाइज नेगेटिवली लीनियर चार्ज डेंसिटी रहता तो यहाँ माइनस लैम्डा लिखता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पॉजिटिवली लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो हम लोग को ये दिखा ये रॉड से परपेंडिकुलर वाला लाइन दूर भागते हुए नजर आया, रॉड से परपेंडिकुलर वाला लाइन दूर भागते हुए नजर आया। क्लियर है ये चीज? तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ई परपेंडिकुलर क्या रहा होगा? अवे फ्रॉम द रॉड रहा होगा। ठीक है, रॉड से दूर भाग रहा होगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, ई परपेंडिकुलर इज अवे फ्रॉम द रॉड, रॉड के अवे होगा। ठीक है, वहीं पे इफ लैम्डा इज नेगेटिव, ई पैरेलल इज, अगर ई परपेंडिकुलर सॉरी, अगर लैम्डा नेगेटिव रहता तो जरा सोचिए किधर आएगा। अगर लैम्डा नेगेटिव होता तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाता, जो यहाँ से ऐसे ज्वाइन किए थे तो इधर तीर जा रहा था, इधर जाता हमारा। इसका दो कंपोनेंट आता, एक ऐसे आता, एक ऊपर आता। क्लियर है ये चीज़? या नीचे आता, वो बात का बात है हमारा। ठीक है, तो ध्यान से सोचिए, अगर ये नेगेटिव रहता तो ई परपेंडिकुलर जो इधर है आउटवर्ड की ओर किधर होता? इधर टुवर्ड्स होता। क्लियर है ये चीज़? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ लैम्डा इज नेगेटिव, ई परपेंडिकुलर इज टुवर्ड्स द रॉड, रॉड की ओर होता है। क्लियर है चीज? ये दो कंक्लूजन को याद रखिए, कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2। डायरेक्शन हम लोग बता रहे हैं, डायरेक्शन और कंक्लूजन लिख लीजिए। कंक्लूडिव डायरेक्शन आ रहा है ये दो चीज। ठीक है, अब बात आता है ई पैरेलल का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ई पैरेलल का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों कंक्लूजन से तो समझ में आ गया कि ई परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करना है, या फिर ई परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहा होगा तो कैसे जाएगा, या नेगेटिव रहा होगा तो कैसे जाएगा। अगर ई पैरेलल को बताना है हम लोगों को, ठीक है, तो कैसे बताएंगे समझिए। जैसे एक इलस्ट्रेशन हम आप लोगों को देखते हैं, वो बताइएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये रॉड यहाँ रखा हुआ है आपका, ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है इसका लीनियर, हर जगह हम लैम्डा ही लेंगे। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल दिया हुआ है आपका मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम ये पूछ रहे, बताइए कि
जो थीटा 1 रहा होगा वो किसको कंसिडर करेंगे और जो थीटा 2 रहा होगा वो किसको कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये चीज़। अगर ध्यान से हम लोग सोचें तो फॉर्मूला जो आया तो फॉर्मूला के बेसिस पे थीटा 1 और थीटा 2 हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं, ये पॉइंट को याद रखिएगा, जो एंगल बड़ा हो उसे आप थीटा 1 कंसिडर करें, ठीक है। जो एंगल बड़ा हो उसे थीटा 1 कंसिडर करें। या लिख दे रहे हैं हम इस चीज़ को, जो एंगल बड़ा हो उसे थीटा 1 कंसिडर करें। आया यहाँ तक समझ में? जो एंगल बड़ा हो उसे थीटा 1 कंसिडर करें। क्यों थीटा 1 कंसिडर करना है भाई, बताते हैं इसको हम, ठीक है। जो एंगल बड़ा हो उसी को थीटा 1 क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला के बेसिस पे तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कौन सा एंगल बड़ा था और कौन सा एंगल छोटा था, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग को दिखा था k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, या फिर ई परपेंडिकुलर के लिए, ई पैरेलल के लिए हमारा आया था k लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, ये कुछ आ रहा था। तो हम यहाँ पे बोले जो एंगल बड़ा हो उसे थीटा 1 कंसिडर करने का कोशिश कीजिए। क्यों, बताते हैं, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा फिगर था वो फिगर कैसा था, कुछ ऐसा फिगर था, इसलिए हम बोले थे डेरिवेशन ढंग से ध्यान रखिए। ऐसा फिगर था, ऐसा था, ऐसा था। अगर ये थीटा 1 था, ध्यान दीजिए, और ये थीटा 2 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था एक ऐसे था और एक ऐसे था, ठीक है। ये थीटा 1 तो डायरेक्शन ई पैरेलल का ऐसे था और ई परपेंडिकुलर का ऐसे था, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ऐसा कुछ था, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ठीक है। अगर हम बोले, एज्यूम कर लीजिए दोनों थीटा बराबर हुआ, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दोनों थीटा बराबर हुआ, एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, फील कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि फील आएगा तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज ये चीज़ दिक्कत कर देगा आप लोगों को, ठीक है। फील मतलब इसको ढंग से फील कीजिएगा। मान लीजिए ये एंगल इक्वल हुआ, ठीक है, ये वाला 45 डिग्री हुआ और ये भी कितना हुआ, एज्यूम कीजिए 45 डिग्री हुआ, ठीक है। दोनों एंगल बराबर हुआ। दोनों एंगल बराबर होने का मतलब इधर जितना पॉजिटिवली चार्ज रॉड है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड इधर रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? तो जैसे इस एलिमेंट के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आया था, तो उसी तरीके से इस एलिमेंट के कारण इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जितना चार्ज रॉड है, ये जितना चार्ज रॉड है, ठीक है, तो इन दोनों चार्ज रॉड के कारण यहाँ पे इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, काउंटर बैलेंस कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले इधर वाली चीज को जरा सा बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ पे क्या था, 45 था ना भाई, तो ये जितना रॉड था उतना ही रॉड ये था, तो ये एक दूसरे को पैरेलल वाला काउंटर बैलेंस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस रॉड को जरा से यहाँ बढ़ा दिए, तब इस चीज को समझिएगा, अगर रॉड को इतना बढ़ा दिए तो क्या होगा, इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से माइनस करेंगे तो नेट किधर दिखेगा, हमारा इधर दिखेगा। क्लियर है ये चीज़? तो जैसे कि नेट हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा था, तो इधर क्या आ रहा होगा, ई पैरेलल आ रहा होगा और इधर क्या आ रहा होगा हमारा ई परपेंडिकुलर। इसीलिए हम आप लोगों को ये बोले कि ई पैरेलल जो लीजिएगा, वो ई जो एंगल लीजिएगा वो कौन सा एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, जो एंगल बड़ा हो उससे कंसिडर करेंगे, थीटा 1, ठीक है। तो क्या हम लोग को देखने को मिला, अगर यहाँ पे ये रॉड बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो इसके कारण कुछ नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा नेट। फिर से एक बार इस चीज़ को हम समझाते हैं आप लोगों को, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर ये दोनों एंगल इक्वल रहता, ध्यान दीजिए, अगर दोनों एंगल हम क्या बोल रहे हैं, इक्वल रहता तो क्या होता। जैसे हम यहाँ पे बोले ये रॉड होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो यहाँ से सस्पेंड हो रहा है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, 45 और 45, ठीक है। तो गौर कीजिए, यहाँ पे जितना रॉड ऊपर है उतना ही रॉड नीचे है, ये वाला, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर देता काउंटर, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले इधर वाला रॉड बढ़ जाए तो इसके कारण पैरेलल वाला कुछ इफेक्ट इधर आएगा। आया बात समझ में? और ई परपेंडिकुलर किधर हो रहा होगा, इधर ही हो रहा होगा, ठीक है, और ई पैरेलल इधर आ रहा होगा। फ़ायदा क्या है एंगल को लेने में, थीटा 1 बड़े वाले एंगल को थीटा 1 लेने में, ये फ़ायदा है कि हम लोग वहाँ पे ई पैरेलल का डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है।
अदरवाइज आपको जो लेना है लीजिए, डायरेक्शन नहीं फाइंड कर पाएंगे फिर, ठीक है, कष्ट हो जाएगा आप लोग को। इसलिए जो कंक्लूजन्स बता रहे हैं उस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए। ये देखिए ये एंगल बढ़ा, तो जिधर एंगल बढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ई पैरेलल आएगा, ठीक है। जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ई पैरेलल आएगा, ठीक है। जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ई पैरेलल आ रहा होगा। तो फोर्थ पॉइंट लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को, जो एंगल बड़ा होगा ई पैरेलल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है ये चीज, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब जैसे ये वाला सवाल है हमारा, ठीक है, तो हम लोगों को दोनों का मैग्नीट्यूड भी बताना है और साथ में डायरेक्शन भी बताना है। समझिए कैसे क्या रहा होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम क्या बोले, जो एंगल बड़ा होगा उसे क्या कंसिडर करना है, उसे हम लोगों को कंसिडर करना है और θ1, और जो एंगल छोटा होगा उसके θ2 कंसिडर करना है। चलो बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे θ1 का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री होगा, θ2 का वैल्यू कितना हो रहा होगा, 30 डिग्री हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो यहाँ पे ई पैरेलल आ रहा होगा, अब जरा सोचो हम क्या बोले थे यहाँ पे कि जो एंगल बड़ा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा होगा, ई पैरेलल आ रहा होगा। ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा हमारा, ई पैरेलल, मतलब ई पैरेलल ऐसे आएगा, ठीक है। ई क्या आ रहा होगा यहाँ पे, पैरेलल, और ई पैरेलल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भाई, k λ/d इंटू कॉस θ2 माइनस θ1, ठीक है, कॉस θ2 माइनस θ1, तो कॉस 30 माइनस कॉस 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज, कॉस 30 माइनस हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस 45 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ई परपेंडिकुलर किधर आएगा भाई, ई परपेंडिकुलर आएगा आउटवर्ड, ठीक है। और ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, ई परपेंडिकुलर यहाँ है और ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका k λ/d इंटू साइन θ1 कितना है 45 डिग्री प्लस साइन θ2 30 डिग्री। क्लियर है चीज। फर्दर इस चीज को सॉल्व करना है तो कर सकते हैं आप लोग। ये आ जाएगा आपका कितना 1/2, ये आ जाएगा आपका √3/2 और ये आ जाएगा 1/√2। पुट करके सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, ठीक है। मेन मोटो और कंक्लूजन मेरा जो था ये था, ठीक है। तो इस वाली चीज को आप लोग ढंग से याद रखिएगा, जो कंक्लूजन आया साथ में ये इलस्ट्रेशन, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन से आप लोग समझ सकते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कोशिश कीजिए खुद से बताने का उसको, ठीक है। जैसा पॉइंट बता रहे उस पॉइंट को वैसा ही याद रखिए, ठीक है। पहले बोल दे रहे ये जो भी सारा चीज़ है कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा, बुक वगैरह में तो कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो कंक्लूजन्स बता रहे कहीं नहीं मिलेगा, मतलब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग जो कंक्लूजन हम बोल रहे हैं ढंग से सारे कंक्लूजन्स को याद रखिए तो ही ये कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज अटक जाइएगा। सारा का सारा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एडवांस का, जहाँ पे कंक्लूजन नहीं पता होने के कारण एकदम स्लाइटली बहुत छोटा गलती करके आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वहीं पे आप लोग जो इस चीज को ध्यान से याद रखे हैं, गलती एकदम नहीं होगा और बहुत ही आराम से इसका आंसर बनता है, ठीक है। 1 से 2 लाइन का ही आंसर रहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बशर्ते थोड़ा सा कंक्लूजन आप लोगों को याद है, डेरिवेशन आप लोगों को याद है तो आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कुछ बड़ा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, याद रखिए इस चीज को, ध्यान दीजिए इधर। उसी तरीके से हम बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है आपका कितना, डायरेक्शन आप लोग कौन बताएगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। डायरेक्शन आप लोगों को बताना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ आप लोगों को बताना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये मान लीजिए 60 डिग्री और ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, भाई जल्दी बताइए कितना रहा होगा। इसका लीनियर चार्ट डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा। चलिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपका d। देख भाई हम लोग को पता है ना, θ1 जो रहा होगा यहाँ, θ1 कितना रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा, ठीक है। और θ2 जो रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई, वो 30 डिग्री रहा होगा। तो जो थीटा एंगल बड़ा है उसके अपोजिट में क्या होगा हमारा, उसके अपोजिट में रहा होगा ई पैरेलल, कितना आ जाएगा k λ/d आ जाएगा, अंदर आएगा k λ/d, अंदर क्या आएगा cos θ2 मतलब 30 माइनस cos 60 जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। उसी तरीके से ई परपेंडिकुलर इधर आएगा, ये क्या आएगा k λ/d इंटू
कॉस थीटा 2 ना, कॉस 60 सॉरी साइन क्या हो जाएगा थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है। फर्दर वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन था। जैसे हम यहाँ पे क्या बोल दिए ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसा रॉड है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग नोट करते जाएं। यहाँ पे हम लोग को बताना है इस वाले पॉइंट पे, क्लियर है ये चीज़, ये वाले पॉइंट पे बताना है हम लोगों को। ठीक है, ये एंगल कुछ गिवन है हमारा। ठीक है, एंगल कुछ गिवन है हमारा, क्लियर है चीज़। ये एंगल गिवन है 20 डिग्री, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक एंगल कितना गिवन है 20 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस फिगर को हम जरा सा टिल्ट करके बता रहे हैं आप लोगों को, क्यों ये चीज़ समझ में आ जाए आप लोगों को ढंग से। ठीक है, समझिएगा, ऐसा कुछ है। इधर बना देते हैं। ये सारा सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते जाइए इस सारी चीज़ों को। ये एंगल कितना दिया हुआ था भाई, ये दिया हुआ था आपका 20 डिग्री और ये कितना दिया हुआ था 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 का जो सिलेक्शन करते थे वो कहाँ से करते थे। फिगर हमारा क्या होता था, ऐसा कुछ होता था फिगर, जहाँ ऊपर होता था हमारा थीटा 1, नीचे होता था थीटा 2। ठीक है, तो अगर ध्यान दें आप लोग तो थीटा 1 थीटा 2 का जो सिलेक्शन हम लोग करते थे वो परपेंडिकुलर लाइन से करते थे। ये दिख रहा है आप लोगों को, जो थीटा 1 थीटा 2 का हम लोग सिलेक्शन करते थे वो कहाँ से करते थे भाई, वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहीं से ऊपर और नीचे की ओर करते थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर और नीचे करते थे थीटा 1 थीटा 2 का अगर हम लोग सिलेक्शन। तो ध्यान अगर दे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ये दिख रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ये दिख रहा है। क्लियर है ये चीज़, इसी फिगर को तो यहाँ बनाए हुए और कुछ अलग नहीं है। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन इधर दिख रहा है तो थीटा 1 के लिए हम लोग परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर जाते थे और इस वाले लाइन को छूते थे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है हमारा, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है डी। क्लियर है ये चीज़, तो इस परपेंडिकुलर लाइन से इसको ऐसे बना देते, ये परपेंडिकुलर लाइन से अगर हम लोग ऊपर जाए, यही दो लाइन है ना, ज्वाइन करते थे दोनों एंड को। अगर हम लोग क्या करें, इस वाले लाइन से ऊपर जाए, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा थीटा 1। तो इस वाले लाइन से ऊपर चल रहे हैं तो क्या दिख रहा है हम लोग को, ये पूरा एंगल कितना मिला हम लोग को 50 डिग्री। मतलब हम लोग को यहाँ से पता ये चल गया, जो थीटा 1 रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई 50 डिग्री रहा होगा। क्लियर है ये चीज़। अब थीटा 2 का बात करें तो थीटा 2 के लिए हम लोग नीचे आते थे परपेंडिकुलर लाइन से, तो परपेंडिकुलर लाइन ये नीचे है, ये वाला चीज़ अभी से नीचे आएंगे। तो अभी तक लाइन नहीं मिला हम लोग को, देखिए नहीं मिला 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 नहीं मिला, अब मिल गया। क्लियर है चीज़, नीचे आए, नीचे से घूमना स्टार्ट किए, घूमते 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 लाइन जाके कहाँ मिला, दूसरा लाइन ये मिला। पहला लाइन तो ये रहा होगा, यहाँ से हम लोग ऊपर बढ़ गए तो हम लोग को कितना दिखा 20 + 30 दिख गया। ठीक है, जो कि 50 डिग्री रहा होगा। दूसरा लाइन के लिए हम लोग यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, घूमते 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 यहाँ पे आए तो यहाँ पे मिला। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे एंगल कितना मिल रहा होगा भाई, पूरा होता है 360, 360 में कितना माइनस कर देंगे 20 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 340 डिग्री। ठीक है, जो थीटा 2 रहा होगा, ठीक है, जो थीटा 2 रहा होगा, तो थीटा 2 क्या दिख रहा होगा हम लोगों को, यहाँ पे थीटा 2 दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोगों को 340 डिग्री, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं थीटा 2 का वैल्यू कितना होगा भाई -20। यहाँ से हम लोग ऊपर भी चल के क्या बोल सकते, नीचे गए तो क्या आता था हमारा, नीचे आता था तो पॉजिटिव आता था थीटा 2, ये फॉर्मूला में ऊपर जाएंगे तो क्या होगा माइनस, ये -20 भी बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये चीज़। 360 भी ऐसे घूमे तो 360, ऐसे गए तो -20, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आया बात समझ में। मतलब जो ई पैरेलल आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन। ठीक है, तो इधर तो -20 दिख रहा है छोटा एंगल, और ये कितना दिख रहा है 50 दिख रहा है ये वाला चीज़।
ये वाला चीज़ तो -20 दिखा ना हम लोग को, जबकि ये कितना दिख रहा है, 50 दिख रहा है। तो बड़ा एंगल ये, तो इसके अपोजिट क्या रहा होगा, ई रहा होगा पैरेलल, और इधर क्या रहा होगा, ई परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज़। उसी तरीके से यहाँ पे गौर कीजिए, ये लाइन को ज्वाइन करेंगे तो 50 आएगा, तो ये क्या आएगा हमारा ई पैरेलल, और इधर क्या आ रहा होगा, ई परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली जो ई पैरेलल आ रहा होगा उसका वैल्यू कितना आ रहा होगा हमारा, k λ/d इंटू कॉस थीटा 2, मतलब 340 फुट कीजिए या -20 फुट कीजिए, 340 माइनस कॉस थीटा 1 50 डिग्री। क्लियर है ये चीज़। ई परपेंडिकुलर जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, k λ/d इंटू कॉस साइन 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 थीटा 1 50 प्लस साइन थीटा 2 340। इसको माइनस कीजिएगा ना तो इससे एंगल छोटा ही आता है वो, ठीक है। आया समझ में, अब दिख भी रहा है हम लोगों को कौन बड़ा है, वहाँ पे एंगल कौन छोटा है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और हम दे रहे हैं आप लोगों को, कोशिश कीजिए उसे सॉल्व करने का, ठीक है। आप लोग खुद से कितना आएगा आंसर ये सॉल्व कीजिए और फिर बताइए, ठीक है। ट्राई कीजिएगा खुद से भाई पहले। चलिए इसे हटाते हैं हम, ठीक है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल जितना भी चीज़ बताते जा रहे हैं आप लोग उस चीज़ को ढंग से नोट करते जाए और इस सारी चीज़ को फील करते जाए तो ही समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को भी, ठीक है। जितना चीज़ बोल रहे हो उसको ढंग से लिखे और फील करे सारी चीज़ को, सवाल को। अगला सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। क्लियर है ये चीज़। तो हम लोगों को बताना है इस वाले पॉइंट पे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ठीक है। ये वाला साइड हमारा दिया है, मान लीजिए डी, ये साइड दिया हुआ है डी, ये साइड दी है, और ये रॉड का दिया हुआ लैम्डा। क्लियर है ये चीज़। चलिए बताइए फटाक से। तो हम लोग को दिखेगा क्या, जो ई परपेंडिकुलर और पैरेलल आ रहा होगा तो सबसे पहले हम लोग थीटा का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो थीटा 1 आ जा रहा होगा वो कितना हो रहा होगा भाई, थीटा 1 हम लोग यहाँ से बढ़े आगे तो ये आया 70 डिग्री। क्लियर है ये चीज़। और थीटा 2 का बात करेंगे तो हम लोग को थीटा 2 दिख जाएगा, ऐसे घूम के आए यहाँ तक, ये ऐसे घूम के आए यहाँ तक, या फिर ये देख ले तो हम लोग को -30 डिग्री दिख गया। क्लियर है ये चीज़। थीटा 2 -30 डिग्री दिख गया, ठीक है। तो यहाँ से ई पैरेलल किधर आ रहा होगा भाई, ई पैरेलल आ रहा होगा 70 इधर है, तो ई पैरेलल इधर आ रहा होगा, ई पैरेलल, और ई परपेंडिकुलर तो ऐसे ही रहा होगा आउटवर्ड। क्लियर है ये चीज़। तो ई पैरेलल का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, k λ/d इंटू कॉस थीटा 2 -30 माइनस कॉस थीटा 1 70। क्लियर है ये चीज़। दूसरा ई परपेंडिकुलर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा k λ/d, इधर आ रहा होगा साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस साइन थीटा 2 साइन -30 डिग्री। क्लियर है चीज़। ये हमारा आंसर होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। खुद से पहले ट्राई करें फिर हम बताते चलेंगे सबको, ठीक है। डी डी डी, हाँ यहाँ पे एक चीज़ तो रह गया ना, ये वाला चीज़ डी दिया हुआ था। क्लियर है ये चीज़। हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए तो जरा सोचिए, डी है तो ये वाला क्या हो रहा होगा, डी cos 30 हो रहा होगा, डी cos 30 डिग्री हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे डी नहीं होगा, क्या रहा होगा, डी cos 30 डिग्री रहा होगा। क्लियर है चीज़। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, डी cos 30 डिग्री रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये अगला इलस्ट्रेशन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके हम लोग सब समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला आपका क्या दिया हुआ ना, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा समझिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए, ये क्या है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या कंडीशन होगा समझिएगा यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस चीज़ को, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ऐसा कुछ होगा, एक तरफ तो वायर कहाँ जा रहा होगा, इनफाइनाइट दूरी के लिए जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ वायर ऐसा रहा होगा। क्लियर है ये चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर। क्लियर है, इस वाले पॉइंट पर हम लोग को बताना है, ठीक है। जरा सोचिए यहाँ θ1 और θ2 क्या होगा, θ1 θ2 पता चल गया तो काम आगे हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो फिगर होता था स्टैंडर्ड फिगर, फिर से समझते हैं हम लोग कैसा होता था भाई, ऐसा कुछ होता था, ये θ1 होता था, ये θ2 होता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब θ1 θ2 ये होता था, तो एक साइड का वायर को क्या कर दिए भाई हम लोग, इनफाइनाइट कर दिए, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए लाइन को कहाँ ऐसे करके ज्वाइन होता था, अब ये इनफाइनाइट तक गया तो इस लाइन को भी कहाँ तक जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट तक। जरा सोचिए अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा होगा तो एंगल कितना बन जा रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन जा रहा होगा एंगल। क्लियर है ये चीज़। वहीं पे नीचे वाला जो पॉइंट है यहीं पे लाई कर गया ना, तो मतलब नीचे वाला वायर तो गायब है, देखिए नीचे वाला वायर क्या है, गायब है। तो ये θ2 छोटा हो रहा होगा, छोटा होते 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 कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, यही वाला चीज़ आ गया। तो θ2 का वैल्यू क्या है 0, θ1 का वैल्यू क्या है 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, θ2 0 है, θ1 कितना है 90 डिग्री है। तो हम लोग को क्या दिखेगा यहाँ पे, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर जो आएगा, ई परपेंडिकुलर किधर आ रहा होगा, इधर की ओर, और ई पैरेलल किधर आ रहा होगा, इधर की ओर। तो ई पैरेलल जो आ रहा होगा कितना आ रहा होगा भाई, कि लैम्डा बाई डी, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है आपका। क्लियर है ये चीज़, इनटू कॉस θ2, θ2 कितना है आपका 0 माइनस कॉस θ1 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 और ये 1। तो यहाँ से ई पैरेलल का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई पैरेलल का जो वैल्यू आएगा ये आएगा के लैम्डा बाई डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी वक्त आप लोगों को याद होना चाहिए, किसी भी वक्त याद होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़। वहीं पे ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, के लैम्डा बाई डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, के लैम्डा बाई डी। साइन 90 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी आएगा हमारा ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू भी क्या आएगा, के लैम्डा बाई डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, साइन 91 साइन 0 0, ठीक है। तो फाइनली आंसर दिखेगा हम लोग के लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ये कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। वही अगर हम बोल दिए जो वायर है वो इनफाइनाइट वायर है तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। ये सेमी इनफाइनाइट वायर था, नोट कर ले आप लोग। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए जो हमारा एंगल होगा θ1 और θ2, ठीक है। θ1 कितना आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के लिए इधर इनफाइनाइट जाना पड़ेगा, तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, और नीचे वाला एंगल है ही नहीं, तो θ2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख गया ये दो क्राइटेरिया, ठीक है। तो याद रखिए जल्दी जी, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, के लैम्डा बाई डी आएगा, और ई पैरेलल का वैल्यू कितना आएगा, के लैम्डा बाई डी। चलो अच्छा बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी, ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी, दोनों भी कितना आएगा आपका, के लैम्डा बाई डी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर हम बोल दिए क्या दिया यहाँ पे, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर महा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को, ठीक है, महा इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। इनफाइनाइट वायर महा इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज आने वाला है, ठीक है। देखिए आज के लेक्चर में हम जितना भी जो बता रहे हैं, ठीक है, सेम का सेम चीज, ठीक है, डिक्टो चीज आप लोगों को मिलेगा मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो फायदा आप लोगों को ये रहेगा कि मैग्नेटिज्म में ये सारा चीज आएगा तो कुछ याद ही नहीं रखना है। अगर यहाँ का याद है तो वहां पे खुद ब खुद सॉल्व होगा, ठीक है, बशर्ते आप लोगों को यहाँ का याद होना चाहिए, ठीक है। सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जेई खास करके जेई बहुत सारा इस पे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे और कंक्लूजन समझ में आ रहा होगा, तो इतना समझ में आ रहा होगा, ज्यादा इसमें कुछ माथा खराब करना ही नहीं, हम लोग को कंक्लूजन सारा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगर इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है भाई, ऊपर भी जा रहा है इनफाइनाइट तक और नीचे भी जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट वायर रियली में तो एग्जिस्ट करता नहीं, क्या मतलब हो रहा है, इनफाइनाइट वायर क्या खींचते जा रहे हैं, अंतरिक्ष में ले गए, इधर उधर कहीं भी ले गए। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है वो हम समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है।
लेकिन पहले हम लोग फाइंड करते हैं इनफाइनाइट वायर अगर दिया हुआ है आपका, तो उसके कारण ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का वैल्यू कितना आएगा। जरा सोचिए, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल हम लोग को फाइंड करना है। ऊपर भी कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, नीचे भी कहां जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। बीच में हम लोग क्या मान लिए, ये वाला चीज डी रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा भाई, डी होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ई पैरेलल आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ परपेंडिकुलर ये चला गया आपका, इनफाइनाइट चला गया, याद कीजिए पिछला वाला केस, अगर एक तरफ इनफाइनाइट जा रहा था, जिस तरफ इनफाइनाइट जा रहा था उधर का एंगल कितना आ रहा था हमारा, 90 डिग्री आ रहा था, क्योंकि इसको भी ऊपर टच करवाने के लिए 90 डिग्री ऐसे टच करना है ना भाई, और ये इनफाइनाइट तक गया तो इसको भी कहां तक मुड़ना पड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इधर 90 आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे हुआ क्या है ना, दोनों तरफ आपका इनफाइनाइट चला गया, ठीक है। तो θ1 और θ2 जो दोनों वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, मतलब θ1 भी आएगा 90 डिग्री और θ2 भी आएगा क्या, 90 डिग्री। अब जरा सोचिए यहाँ पे ई पैरेलल के साथ क्या रहा होगा। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते जितना वायर ऊपर होगा उतना ही वायर नीचे होगा, जितना वायर ऊपर है उतना ही वायर नीचे है, ठीक है। अब जितना वायर ऊपर है उतना ही वायर नीचे है, इसका मतलब क्या कहानी होगा भाई, इसका मतलब ये कहानी रहा होगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और ई पैरेलल का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 0। तो याद रख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई पैरेलल कितना होता है, 0 होता है। कहां पे, इनफाइनाइट वायर के लिए, जबकि ई परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा। और कितना होगा ई परपेंडिकुलर, इसे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था भाई ई परपेंडिकुलर का, हम लोग को पता है ये k λ/2 होता था, k λ/d होता था, ठीक है। इनटू साइन कितना होगा भाई 90 प्लस साइन कितना होगा भाई 90, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 2, टोटल कितना आ गया 2। तो 2 k λ/d ई परपेंडिकुलर का वैल्यू अत्यंत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। आप लोगों को ये किसी भी टाइम, किसी भी समय, ठीक है, उठते बैठते जागते सोते सारा फॉर्मूला ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। इससे बार बार हम बोल रहे हैं, एडवांटेज में रहिएगा। आप लोग के एडवांस का क्वेश्चन आप लोगों से इससे नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। और इससे एडवांस में क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनता है, अगर पेपर स्टैंडर्ड बना तो इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा ही रहेगा। इससे यह मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, दोनों में से कोई क्वेश्चन एडवांस में जाता ही है। जैसा ही खेला यहाँ पे हो रहा है, सिमिलरली आपका वहां मैग्नेटिज्म में भी होगा, कुछ अलग नहीं होता। बशर्ते आप लोगों को सारा कंक्लूजन, डेरिवेशन और फैक्ट्स जो इसका है ये याद होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज अटक जाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा फिर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला जो आया दो, पहला सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए और फाइनाइट वायर के लिए, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए और इनफाइनाइट वायर के लिए दोनों याद होना चाहिए। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या आता था भाई, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए k परपेंडिकुलर आता था k λ/d और k पैरेलल आता था k λ/d, ठीक है। वहीं पे अगर इनफाइनाइट वायर आ गया तो वहां पे ई पैरेलल का वैल्यू हो जाएगा 0 और ई परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा 2 k λ/d, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को ये समझाने वाले थे कि कोई वायर इनफाइनाइट होगा क्या, नहीं। अब कोई वायर इनफाइनाइट तो नहीं रहा होगा क्या, इनफाइनाइट का मतलब क्या, उसको एकदम टालते खींचते जाए बहुत दूर तक, इनफाइनाइट कोई चीज एग्जिस्ट वैसा नहीं करता। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, पहला बात तो ये याद रखिए, ठीक है। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। अब इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म कैसा है समझिएगा। मान लीजिए हम बोले ये बोर्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हम ऐसे चिपक जाए, गौर से समझिए, ये बोर्ड में हम ऐसे चिपक जाए, तो अगर हम बोल दिए इस बोर्ड में ऐसे ही चिपके हुए, ठीक है, सालों साल से चिपके हुए, ठीक है, तो हमको इस बोर्ड का ऊपर में आंख ऐसे ही है मेरा, ठीक है, तो बोर्ड का ऊपर नजर नहीं आएगा, नीचे नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे लिए हमको क्या लगेगा, ये बोर्ड ऊपर जा रहा है इनफाइनाइट तक, नीचे जा रहा है, क्योंकि इसका ऊपर वाला छोर नहीं दिख रहा है, नीचे वाला छोर नहीं दिख रहा है, ऐसे चिपके हुए, एकदम ऐसे चिपके हुए, ठीक है। तो ऊपर वाला छोर नहीं दिखेगा, देखने की कोशिश करें तो भी हमको नहीं दिख रहा है, और नीचे वाला भी नहीं दिख रहा है, ऐसे आधा चिपक जाए हम तो, ठीक है ना। ऊपर वाला छोर दिखेगा ना नीचे वाला छोर दिखेगा, ठीक है। तो मेरे लिए, मेरे रिलेटिव में ये बोर्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बोर्ड बन जाएगा, क्लियर है ये चीज। तो इनफाइनाइट क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। जैसे हम बोले, मान लीजिए मेरा हाथ देख रहे, मेरा हाथ की दूरी पे एक क्या रखा हुआ है, एक माइक्रो पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, एकदम इतना छोटा पार्टिकल, ठीक है। कितने के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10⁻⁻9 के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10⁻⁻9 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये पार्टिकल, क्लियर है चीज। तो उस पार्टिकल के लिए मेरा हाइट क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वहां पे, इनफाइनाइट नहीं बन जाएगा। तो बेसिकली इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, बार बार बोल रहे इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म,
पोर्शन, ठीक है। अब होता क्या है, वायर के केस में समझाते हैं। जैसे हम बोले इसी केस में, मान लीजिए वायर ले लिया हम लोग 1 मीटर का, ठीक है, और इससे बहुत छोटा सा दूरी पे हम लोग क्या दिखा दिए, जो ये डी रहा होगा, डी का वैल्यू मान लीजिए हम लोग ले लिए 0.01 मिलीमीटर। कितना बड़ा है ये 1 मीटर के सामने, 1 मीटर के सामने ये कितना बड़ा है, जरा सोचिए इस चीज को, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो अगर ये बहुत छोटा है तो इस पॉइंट के लिए ये वायर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इसको ऊपर जाना पड़ेगा इनफाइनाइट के लिए, नीचे जाना पड़ेगा इनफाइनाइट के लिए। वही केस ये है, कोई वायर इनफाइनाइट नहीं होता है। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, बार बार बोल रहे। इनफाइनाइट आ गया तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, भाई इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, वो रिलेटिव टर्म होता है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व और देख कहां से रहे हैं और उस ऑब्जर्वर के लिए वो वायर कैसा ट्रीट हो रहा है। क्लियर है ये? देखिए जैसा हम चिपक गए थे तो हमको इसका ऊपर पोर्शन नीचे पोर्शन नहीं दिख रहा था, उसी तरीके से ये डिस्टेंस अगर बहुत कम हुआ तो इसको ऊपर पोर्शन नीचे पोर्शन नहीं दिखेगा, तो इसके लिए ये ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट। क्लियर है ये चीज? ये होता है मतलब, आप लोगों को इनफाइनाइट का मतलब भी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए इसको हम हटाते हैं, आप लोग नोट करते चले साथ ही साथ। जो भी इलस्ट्रेशन कंक्लूजन्स बता रहे हैं आप लोगों को, बार बार हम ये बोल रहे हैं कि ध्यान में उसे रखिए और इस लेक्चर को, ठीक है, जितनी बार देख सकते हैं कम से कम 2 बार जरूर देखिए, ठीक है। तो और जितने बार देखिएगा उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो उसे जितने बार रिपीट कर सकते हैं आप लोग इस चीज़ को रिपीट करें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते कुछ और न्यूमेरिकल की ओर। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या आता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए हम क्या बोले, एक ऐसा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो साइड है ना, ये साइड दिया हुआ है आपका ए, स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज़? ये स्क्वायर का साइड ए दिया हुआ है, ठीक है। ढंग से सुनिए, ए स्क्वायर 4 वायर से बना हुआ, 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 वायर। क्लियर है ये चीज़? अब इस 4 वायर में से ये आपका दिया हुआ है, ये वायर लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, ये वायर लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, ये वायर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, ये वायर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज़? सेंटर पे हम लोगों को बताना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा इन चारों वायर के कारण। क्लियर है? तो ध्यान से सोचिए, ये वायर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंड को ज्वाइन करेंगे। ये वाला क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर लाइन रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? अब जैसे ही ज्वाइन किए तो जितना वायर इधर है उतना वायर ऊपर है, दिखा हम लोगों को, ठीक है। तो इसका ई पैरेलल वाला का वैल्यू 0। क्लियर है? इस वायर के कारण ई परपेंडिकुलर किधर आएगा, इस वायर के कारण जो ई परपेंडिकुलर आ रहा होगा वो ध्यान से समझिए किधर आ रहा होगा, इस वायर के कारण ई पैरेलल कुछ ऊपर कुछ नीचे 0, क्योंकि ये वायर जितना उतना ही वायर ये है, दिखा हम लोगों को। यहाँ से एंगल 45 और 45 डिग्री बन रहा होगा। क्लियर है? दिख रहा है क्या आप लोगों को, 45 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। तो जितना वायर ऊपर उतना ही वायर नीचे, जितना वायर ऊपर उतना ही वायर नीचे, ठीक है। तो बचेगा इसके पास क्या, सिर्फ और सिर्फ बच रहा होगा ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर किधर होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर की ओर होगा ई परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली इसके कारण ई परपेंडिकुलर ऊपर, सिमिलरली इसके कारण ई परपेंडिकुलर, देखिए नेगेटिव है तो इसी की ओर जाएगा, इधर ही, ठीक है। इसके कारण ई परपेंडिकुलर इधर ही जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को दिखेगा क्या, ऊपर की ओर दिख रहा होगा 2 ई परपेंडिकुलर और नीचे इधर भी दिख रहा होगा हम लोग को 2 ई परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज? ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भाई, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग को पता है, वो आया होगा आपका के लैम्डा बाई डी। और डी कितना है भाई, यहाँ ए है तो ये आधा होगा, a/2 इतना आएगा, इनटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज? ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। ये एंगल कितना रहा होगा, 45 और 45, तभी तो ये दोनों इक्वल हो रहा था ना, वायर ऊपर नीचे वाला, ठीक है। तो साइन 45 को लो 1/√2, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू दिख रहा होगा 2 के लैम्डा बाई ए इंटू 2/√2। क्लियर है ये चीज़? 2 बाई क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। 2 बाई क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। 1/√2 तो 2/√2। क्लियर है? ये कटा तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग को क्या दिख रहा होगा, 2√2 के लैम्डा बाई ए। क्लियर है ये चीज़? ए परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ 2 गुना है ना, तो ऊपर कितना दिखेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाली चीज़ को, तो ऊपर हम लोग को दिख रहा होगा जो नेट आएगा 2 इंटू ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर इतना आया, मतलब 4√2 के लैम्डा
बाई ए। सिमिलरली इधर कितना आएगा 4√2 के लैम्डा बाई ए। क्लियर है ये चीज़। अब इसका नेट किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, आया बात समझ में। और इधर कितना आ जाएगा, दोनों का रूट आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, दोनों का रूट, इधर समझिएगा, इधर आ जाएगा दोनों का रूट। और दोनों का रूट का मतलब मान लीजिए ए रहा और ये ए रहा, मान लीजिए ये m रहा और m रहा, तो इधर क्या आएगा m√2। तो ये और ये है तो इधर कितना आएगा, ये √2, मतलब 4√2 बाई ए के लैम्डा इंटू √2 नेट आंसर होगा हमारा। क्लियर है चीज, ई नेट। तो ई नेट का वैल्यू कितना दिखेगा हम लोग को सेंटर पे, √2 8 के लैम्डा बाई ए, बस आ गया 8 के लैम्डा बाई ए नेट। क्लियर है यहाँ तक। बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट करें तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बन के आता है इसे हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर इसको हम फिलहाल हटा रहे हैं। ठीक है, इधर इनफाइनाइट गया ये वायर, इधर इनफाइनाइट गया ये वायर। क्लियर है ये चीज़। इधर दोनों तरफ कहाँ दिया हुआ है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट दिया हुआ है वायर। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है 0,0। ठीक है, तो फाइंड कीजिए कोऑर्डिनेट a, पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ कोऑर्डिनेट a, ठीक है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ कोऑर्डिनेट a। क्लियर है ये चीज़, ये फिगर के कारण। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा दिया हुआ है, इसका भी लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, इसका भी लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज़, कोई नेगेटिव का झमेला यहाँ पे नहीं है भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा वाला बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये a, का मतलब ये वाला डिस्टेंस ए रहा होगा और ये वाला डिस्टेंस ए रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस ए रहा होगा, ये डिस्टेंस ए रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, मतलब हम लोग को समझ में आ गया, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ रहा होगा भाई, ए आ रहा होगा। ठीक है, झमेला नहीं है। उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर अगर आया, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर अगर आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आया, नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो एक एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान आप लोग दे ढंग से, इसका ई पैरेलल किधर होगा, ई पैरेलल इधर आ रहा होगा, इसके कारण ई पैरेलल बोल रहे, सॉरी इस वाले वायर के कारण। पहले इस वायर का कहानी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस वायर के कारण ध्यान दीजिए, इस वायर के कारण ई परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा हमारा, ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा भाई, ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा, अगर एंगल का सिलेक्शन अगर ढंग से हम लोग देखें, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बना रहा होगा हमारा, ये ए है, ये ए था तो ये ए है, समझ में आया। ये 90 डिग्री, तो ये 45 और ये 45 बन रहा होगा। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा, 45 डिग्री आपका आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ से, ये एंगल आ रहा होगा हमारा 45 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू निकलो भाई जल्दी जल्दी। ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा यहाँ पे, θ1 का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। इधर कितना जा रहा है, ये तो 90 डिग्री जा रहा होगा ना, यहाँ 90 डिग्री बना, θ1 90 डिग्री और θ2 का वैल्यू 45 डिग्रीज बन रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलो भाई ई परपेंडिकुलर लिखते हैं हम लोग। तो के लैम्डा बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, साइन θ1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री प्लस साइन θ2 कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्रीज। क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग को यहाँ से दिखेगा ई परपेंडिकुलर का वैल्यू के लैम्डा बाई ए इंटू, यह हम साइड में निकाल के यहाँ लिखते ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको साइड में निकालते ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल कितना आ रहा होगा, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, यहाँ θ1 का वैल्यू कितना है भाई 90 डिग्री, θ2 का वैल्यू कितना है हमारा 45 डिग्री, दिखा हम लोगों को। क्लियर है ये चीज़। तो ई परपेंडिकुलर जो आ रहा होगा इस वायर के कारण ऊपर आ रहा होगा ई परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा कि लैम्डा बाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 45 डिग्री, यही कुछ आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कि लैम्डा बाई ए
इंटू साइन 90 1 प्लस 1/√2। क्लियर है ये चीज, 1 प्लस 1/√2 आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, इसके कारण ई पैरेलल किधर आएगा, इस वाले रॉड के कारण ई पैरेलल इधर 90 ज़्यादा एंगल है तो इधर आएगा ई पैरेलल। समझ में आया यहाँ तक, ई पैरेलल आ रहा होगा हमारा इधर इस वाले में। ठीक है, तो ई पैरेलल का वैल्यू लिखो भाई जल्दी जल्दी। तो ई पैरेलल कितना आ जा रहा होगा यहाँ से, ई पैरेलल आ जाएगा हमारा k λ/a इंटू साइन, एक 90 है ना एंगल, कॉस होता था ना यहाँ पे, कॉस ई पैरेलल कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0 आ गया। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो ई पैरेलल दिख रहा होगा हमारा k λ/√2a। क्लियर है ये चीज, ई k λ/√2a आ जाएगा, k λ/√2a आ जाएगा, k λ/√2a आ जाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से यहाँ पे। तो मतलब ई परपेंडिकुलर जो यहाँ पे आ रहा होगा, ये कितना आ रहा होगा यहाँ पे, k λ/a इंटू 1 प्लस 1/√2। क्लियर है ये चीज़। और एक इधर आ रहा है ई पैरेलल कितना आ रहा है, k λ/√2a। क्लियर है, चलिए काम हमारा बन गया। इस वायर के कारण निकल गया यहाँ पे डायरेक्शन के साथ। इस वायर के कारण ध्यान दिए, इस वायर के कारण इस पे जो ई परपेंडिकुलर आएगा, ये किधर आएगा, ई परपेंडिकुलर इधर आएगा, ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल किधर आएगा भाई, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, इतना ही होगा जो निकाले। और ई पैरेलल किधर आएगा भाई, ई पैरेलल इधर आएगा, ई पैरेलल। और ई पैरेलल का वैल्यू कितना होगा, इतना ही होगा जो निकाले। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस फिगर को थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं और हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस वाले को हम हटाते हैं फिलहाल के लिए। ध्यान दीजिए इधर, तो जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो किस टर्म्स में और क्या आ रहा होगा। जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो देखने को हम लोगों को ये मिल रहा होगा। ठीक है, ऊपर आया एक, कितना आ रहा है भाई, k λ/a इंटू 1 प्लस 1/√2। ठीक है, नीचे आया एक, कितना आया भाई, k λ/√2a इधर आया एक, क्योंकि इसका वैल्यू नीचे वाला इसके लिए पैरेलल है और इतना ही वैल्यू ई परपेंडिकुलर इतना ही है। ठीक है, इधर आया। ठीक है, इधर क्या आया, ई परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है हम लोग को, k λ/a इंटू 1 प्लस 1/√2। क्लियर है, एक आ रहा होगा इधर। इधर कितना दिखा भाई हम लोग को, k λ/√2a, ये पैरेलल वाला, इसके कारण पैरेलल। ठीक है, तो देखिए किधर वाला क्वांटिटी ज़्यादा है, इधर वाला क्वांटिटी, इधर वाला क्वांटिटी ज़्यादा, तो नेट इधर इधर होगा, माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, माइनस। अब जरा सोचिए, इसको इससे माइनस करेंगे तो k λ/a√2 यहाँ भी दिखा, k λ/a√2 यहाँ भी दिखा, ये कैंसिल आउट होगा और क्या बचेगा, k λ/a ऊपर की ओर। क्लियर है, इसको माइनस कीजिए तो क्या दिखेगा हम लोग को, ऊपर की ओर k λ/a दिखेगा। सिमिलरली इधर की ओर कितना दिख रहा होगा, इन दोनों को माइनस करने पे k λ/a दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का नेट किधर आएगा, इधर आएगा और कितना आ जाएगा, √2 k λ/a आ जाएगा। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन के जैसा ट्रीट ना करे, सारा क्वेश्चन नहीं है, वो एक्चुअली एक कंक्लूजन है। ठीक है, समझ में, फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहे, था क्या, एक वायर था, ये ओरिजिन था, इधर इनफाइनाइट गया, इधर इनफाइनाइट गया। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना था e कोऑर्डिनेट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों वायर के कारण। क्लियर है ये चीज, या इन दोनों रॉड के कारण। आया यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे, इसको आप लोग नोट करें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसका मिश्रण करता है SHM से, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना सवाल समझ में आ गया होगा और दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से इधर समझिएगा। ठीक है, ध्यान से इधर समझिएगा। हम सवाल ये दिया हुआ है ना, सवाल ये दिया हुआ है, ये रॉड है,
कैसा रॉड है भाई, इनफाइनाइट रॉड है। क्लियर है चीज़, ये कैसा रॉड है, इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है। यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। कितने दूरी पे क्यू चार्ज है भाई, डी के दूरी पे क्यू चार्ज है। क्लियर है चीज़। अब ये चार्ज क्या है ना, चार्ज इक्विलिब्रियम में, ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। पार्टिकल कहाँ है, इक्विलिब्रियम में। जरा सोचिए, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये रॉड है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर। अब जरा सोचिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा चार्ज को हम लोग रख दिए, पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, ठीक है। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, हम लोग को पता है इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। आया हुआ समझ में। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स किधर लगता है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलॉन्ग द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही नेगेटिव चार्ज होता तो ये किधर फोर्स लगता है, अपोजिट टू द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये चीज, अपोजिट टू द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप लोगों को ये समझ भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को ध्यान से, ठीक है। और कैसे लग रहा होगा भाई, हम लोग को पता है ना, पॉजिटिव अगर चार्ज रखा हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव में टर्मिनेट करता है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव का डायरेक्शन इधर। सिमिलरली ये पॉजिटिव क्यों होगा, ये नेगेटिव क्यों होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल ये है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है या नहीं हो सकता, देखते हैं। चार्ज क्यू है इसका और मास एम है कहाँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। mg नीचे लग रहा होगा और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऊपर लग रहा होगा, तो हो सकता है ये चार्ज इक्विलिब्रियम में। सवाल समझिएगा, सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल ये दिया हुआ है, इफ पार्टिकल स्लाइटली displace perpendicular to the wire and released, then find out the time period of oscillation, then find out the time period of oscillation। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में था, अब जरा सोचिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा होगा, ठीक है। अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो पहले ये देखिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भाई से बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर ये है उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा, पहले ये हम लोग चेक करेंगे। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा तो ये ऐसे चम करेगा तो हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अगर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में गया तो टाइम पीरियड नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वो फिर जाके ऐसे चम करेगा ही नहीं, तो टाइम पीरियड बोलने का मतलब नहीं बनता है वहां पर। क्लियर है, समझिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम ये आप लोगों को बताए हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट वीडियो में कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपका, ठीक है, और चार्ज गिवन है, तो फोर्स कितना लगता था, E डॉट क्यू लगता था, ठीक है। या फिर हम लोग को पता है एफ ई इक्वल्स होता था एफ बाई क्यू, ऐसा कुछ लिखे थे एक्सप्रेशन, अगर आप लोग को याद होगा, एफ ऑफ क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, मतलब एफ बाई क्यू नॉट, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो एफ इज इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रूम है, मान लीजिए रूम में 50 इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, 50 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ 2 कूलम का चार्ज को ले गए तो वो कूलम 2 कूलम के चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा आपका, 100 का। क्लियर है ये चीज, तो ध्यान दीजिए इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा भाई, इस वायर के कारण यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, हम लोगों को फाइंड किए हुए थे कुछ देर पहले कि अगर एक इनफाइनाइट वायर आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल 0 होता था, E पैरेलल का वैल्यू 0 होता था और E परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आता था, 2k लैम्डा बाई डी आता था। क्लियर है जी, 2k लैम्डा बाई डी आता था, ठीक है। अब जरा सोचिए यहाँ पे इस पार्टिकल को हल्का सा ऊपर हम लोग ले गए, ठीक है, हल्का सा ऊपर, स्लाइटली ऊपर ले गए, एकदम छोटा सा, स्लाइटली ऊपर,
ठीक है। तो जरा सोचिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नीचे क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा ये d है, तो पॉइंट ऊपर गया, चार पार्टिकल ऊपर गया तो d प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये घटा। अगर वो घट रहा होगा वहां पे, ध्यान दीजिए, अगर वो घट रहा होगा वहां पे तो नीचे वाला फोर्स mg ज्यादा होगा। अब नीचे वाला फोर्स mg ज्यादा होगा तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, नीचे, और ये किधर आएगा, मेन पोजीशन की ओर, क्योंकि इसका मेन पोजीशन क्या आ रहा होगा, ये रहा होगा मेन पोजीशन। क्लियर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन बनेगा, एट इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बन रहा होगा इक्विलिब्रियम पे, हमारा इक्वेशन जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा Q इंटू ई इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। क्लियर है ये चीज, Q इंटू ई, क्यू 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 ई कितना रहा होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ई रहा होगा आपका 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी इतना रहा होगा, और ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर। कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक समझ में मेरे हिसाब से आ रहा होगा, ठीक है। इतना रहा होगा इंटू ये चार्ज q, तब तो फोर्स आएगा ना। क्लियर है, ये आ गया हमारा फोर्स E इतना और चार्ज Q इज इक्वल्स टू mg एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, इफ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल स्लाइटली आफ्टर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला फोर्स कम हुआ, नीचे वाला फोर्स, इस पर ऊपर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो ऊपर वाला फोर्स कम हुआ, नीचे वाला फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जो एफ नेट आ रहा होगा यहाँ पे, एफ नेट कितना आ रहा होगा हमारा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना लग रहा होगा हमारा 2k, समझिएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे आ रहा होगा एफ नेट, जो कि 2k लैम्डा बाई डी प्लस एक्स, यही कुछ आ रहा होगा। माइनस क्या आ रहा होगा यहाँ पे भाई, माइनस आ रहा होगा हमारा माइनस 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 mg। क्लियर है ये चीज़, ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ से एफ नेट हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, 2k लैम्डा बाई डी, काम करते हैं ना हम लोग, डी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस mg। क्लियर है ये चीज़। अब ये 2k लैम्डा बाई डी जो है, 2k लैम्डा बाई डी, ठीक है, 2k लैम्डा बाई डी, चार्ज यहाँ q भी तो होगा ना, इंटू q, तब तो ये फोर्स आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई डी प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, फोर्स आ गया माइनस दिस, क्लियर है ये चीज, इंटू चार्ज। क्लियर है, तो ये पूरा कितना आ रहा होगा भाई, ये पूरा, ये जो पूरा दिख रहा होगा ये कितना आ रहा होगा, 2k लैम्डा क्यू बाई डी जो है ये mg के बराबर आ रहा होगा। तो यहाँ से एफ नेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ नेट का वैल्यू आ रहा होगा हमारा mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस mg, इतना ही आ रहा होगा ना, जो फोर्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा हमारा, इतना आ रहा होगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही तो फाइंड करते थे, एक मिनट सवाल हम देख लेते हैं फाइनल। चलिए आया यहाँ तो समझ में, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फाइनली आ रहा होगा। देखिए जो हम लोग एसएचएम फाइंड करते थे या एसएचएम का जो टाइम पीरियड फाइंड करते थे, तो तरीका क्या होता था, पहले पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करते थे, उसके बाद हम लोग उसका नेट फोर्स लिखते थे, और नेट फोर्स को हम लोग सिंप्लीफाई करते थे एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के टर्म्स में, ठीक है। तो नेट फोर्स लिखे, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के टर्म्स में, तो देखिए क्या आ रहा होगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के टर्म्स में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो वहाँ पे आ रहा होगा इक्वेशन, वो आ रहा होगा कुछ ऐसा कि एफ नेट रहा होगा, ठीक है। इधर यहाँ से mg को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बच रहा होगा, 1 बाई 1 प्लस डी बाई एक्स माइनस 1, यही कुछ दिख रहा होगा। एलसीएम हम लोग लेते हैं, 1 बाई क्या आ रहा होगा, 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस 1, एलसीएम लिया जा सकता है क्या, एलसीएम लेने पे क्या आ गया, mg अंदर दिख रहा होगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स बाई डी डिवाइडेड बाई mg ना, 1 प्लस एक्स बाई डी। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये 1 कैंसिल आउट होगा। अब ये 1 के सामने जो x रहा होगा, ये स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो बहुत छोटा होगा d से, तो 1 के सामने ये x बाई डी क्या होगा, x छोटा है d बड़ा है, तो x बाई डी बहुत छोटा होगा। अगर ये बहुत छोटा होगा तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग को फाइनल क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, एफ नेट, जो एफ नेट आ रहा होगा हमारा यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू कितना आ रहा होगा, mg
इंटू एक्स बाई डी माइनस के साथ। क्लियर है चीज? इसको कंपेयर हम लोग कर सकते हैं f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, जहाँ पे के इसको कंपेयर कर रहे हैं ना SHM वाले इक्वेशन से। f इज इक्वल्स टू क्या होता था? माइनस के एक्स होता था, जहाँ k का वैल्यू क्या आएगा? mg बाई डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना निकलता था? 2 पाई रूट ओवर m बाई के आता था। क्लियर है यहाँ तक? m बाई कितना आता था? k आता था। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आ रहा होगा हमारा, ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आ रहा होगा? 2 पाई रूट ओवर m मास अपॉन के जो के आ जाएगा ना, के कितना आ जाएगा हमारा? mg बाई डी आ जाएगा। ठीक है, mg बाई डी की तरह ऊपर ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या दिखेगा हम लोग को? टाइम पीरियड जो आएगा फाइनली वो आ जाएगा हमारा t इज इक्वल्स टू, कहाँ लिख दे इस वाली चीज़ को, कहाँ लिख दे इस वाली चीज़ को? यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, जो टाइम पीरियड फाइनल दिख रहा होगा वो कितना दिख रहा होगा हमारा? 2 पाई रूट ओवर डी बाई जी। क्लियर है यहाँ तक? 2 पाई रूट ओवर डी बाई जी आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में करना क्या था? सबसे पहले हम लोग क्या देखे भाई? सवाल ये था कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो हम लोग चेक कर लिए पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर है जी? तो हम लोग को ये देखने को मिला कि हाँ भाई पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है? ऊपर लग रहा होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नीचे mg। ठीक है, तो चांसेस है डी डिस्टेंस में वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते, तो काउंटर बैलेंस करने पर वो कहाँ हो सकता है भाई? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ सकता है। तो हम लोग को ये देखने को मिल गया कि पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, तो जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो क्वेश्चन ये हम लोगों से पूछा कि अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो उसका टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये चेक कर लिए कि जो पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे होंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। तो हम लोग को ये देखने को मिला कि जैसे ही ऊपर स्लाइटली डिस्प्लेस हम लोग कर रहे थे, क्लियर है, तो हम लोगों को क्या नजर आया? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम होते हुए नजर आया ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रहा होगा तो mg बढ़ रहा होगा तो नेट फोर्स नीचे आया। हाँ, तो भाई ये मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। ठीक है, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख लिए? जो EQ रहा होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg। EQ को मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऊपर लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ठीक है, इस वाले पार्टिकल पे यहाँ पे हम लोग अगर BD बनाए तो ऊपर क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नीचे क्या लग रहा होगा? mg। उसी को एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करवाए? इस चीज को बैलेंस करवाए और फाइनली इक्वेशन ये लिखे। अब पार्टिकल को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करवा दिए तो यहाँ पे जो नेट इक्वेशन आ रहा होगा वो हम लोग फाइंड किए। ठीक है, नेट इक्वेशन कितना को देखने को मिला हम लोग को? ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 2 के लैम्डा बाई ये पूरा डिस्टेंस d प्लस एक्स इंटू चार्ज माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? नेट फोर्स नीचे जो लग रहा होगा mg। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया भाई? डी को कॉमन ले लिया तो कुछ इतना देगा। ठीक है, फाइनली mg को कॉमन लिए तो हम लोग को क्या देखने को मिला? यहाँ पे जो x है वो एकदम स्लाइटली डिस्प्लेस है। क्वेश्चन में बोल भी लिया स्लाइटली डिस्प्लेस, तो x बहुत छोटा होगा किसके सामने? d के कंपैरिजन में, तो हम लोग x बाई डी को नेगलेक्ट कर सकते हैं 1 के सामने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 के सामने नेगलेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन ये राइट हो सकता है भाई यहाँ पे क्यों नहीं नेगलेक्ट किया? यहाँ पे कुछ नेगलेक्ट कर दे, यहाँ पे कुछ कंपेयर करने लायक है ही नहीं, तो नेगलेक्ट करने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि ये तो कट के कितना हो गया? 0। क्लियर है ये चीज? तो फाइनली हम लोग को क्या देखने को मिला? नेट फोर्स इतना। इसको इक्वेट किए F इक्वल्स टू माइनस के SHM का इक्वेशन से, तो हम लोग को देखने को मिला टाइम पीरियड 2 बाई ओवर रूट m बाई के। क्लियर है ये चीज? वहां से जैसे ही वैल्यू को पुट किए m बाई के में, तो के का वैल्यू हम लोग को देखने को क्या मिला? mg बाई डी देखने को मिला। यहाँ पे पुट करने पे हम लोग को जो फाइनल इक्वेशन आया वो कितना आ रहा था? 2 पाई रूट ओवर g बाई डी आया। ये आ रहा होगा उसका टाइम पीरियड। ठीक है, डाल दीजिए महा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है ये चीज? महा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से लिखे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे अभी हम लोगों को बहुत तरीके का पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा क्या था? इसमें हम लोग क्या सीखे? इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड के, सॉरी ड्यू टू फाइनाइट रॉड के कारण, मतलब रॉड के कारण किसी भी पॉइंट पे, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे, ठीक है, रॉड यहाँ ऐसे रखा हुआ है, किसी भी पॉइंट पे पूछे, दुनिया के किसी भी पॉइंट पे पूछे किसी रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को, तो हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग ये चीज यहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिंग के कारण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सीट, आया बात समझ में? सीट के कारण आएगा। ऐसा बहुत सारे चीज को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो भी वीडियो लेक्चर था याद रखिए, बार बार हम बोल रहे हैं, महा इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बुक वगैरह में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम सारा वैरायटी का क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं, इनफैक्ट SHM का क्वेश्चन भी कवर अप कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ढंग से देखें, कम से कम 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखें, समझे। ठीक है,
फर्दर इस चीज को बनाने का कोशिश करें, ठीक है। एक बार पहले देखिए वीडियो को पूरे अच्छे से ध्यान से समझ के, ठीक है, उसके बाद दोबारा इस वीडियो को ढंग से देखें और खुद से पहले ट्राई करें बनाने का, उसके बाद अगर दिक्कत होता है तो फिर से इसको रिपीट करके समझे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, खास करके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज को ध्यान से आप लोग देखते रहे और खुद से प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि आप लोगों को ये फील आ रहा होगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लेक्चर था वो बेस्ड था आपका फील के ऊपर और कंक्लूजन के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन का फील आ गया, कंक्लूजन समझ में आ गया, तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा विद इन 1 वर्ड और 2 वर्ड। आप लोग देखे होंगे कि इतना सारा जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए आप लोगों के सामने, तो वो सारा क्वेश्चन विद इन 1 और 2 वर्ड लाइंस ही बन रहा था, ठीक है। 1-2 डायग्राम को देखना था हम लोगों को, बस उसी डायग्राम से हमारा कंक्लूजन क्वेश्चन बन जा रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को बस इसका फील आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, समझना कैसे, ई पैरेलल कैसे निकाल सकते हैं, ई परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं, यही झमेला है। ई पैरेलल परपेंडिकुलर निकालने को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखें, तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है।